Myself, Dr. Vijay Shri, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज एक बार फिर से नए ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का वीडियो डाल चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स। एनएमआर स्पेक्ट्रम को हम 4 हेडिंग्स के तहत स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ सिग्नल या संकेतों की संख्या। This tells about the number of different sets of equivalent protons, अर्थात किसी भी मॉलिक्यूल में तुल्यांक प्रोटॉन्स के कितने सेट्स हैं, इस संख्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेकंड इज पोजीशन ऑफ सिग्नल या संकेतों की स्थिति। दिस टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी यह हमें प्रोटॉन्स की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जैसे वो एल्डिहाइडिक है या एल्कोहलिक है या फिनोलिक है या एसिडिक है या डबल बॉन्ड से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। इसे हम केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल या संकेतों की तीव्रता। दिस टेल्स अबाउट हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच टाइप, यानी अणु में प्रत्येक प्रकार के कितने प्रोटॉन्स हैं। फोर्थ इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल या संकेतों का विपाटन। दिस टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द नेबरहुड, यानी किसी विशेष प्रकार के प्रोटॉन्स के पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स हैं, यह हमें इसके बारे में बताता है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। जैसा कि हमने अभी बताया था, यह बताता है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यानी तुल्यांक प्रोटॉन्स के कितने सेट्स अणु में हैं। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर नोन एज केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड गिव सिंगल सिग्नल इन एनएमआर। Chemically equivalent protons must be stereochemically equivalent, and chemically equivalent protons are also known as homotopic protons। यानी हम सार में बस इतना कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स केमिकली, स्टीरियोकेमिकली, मैग्नेटिकली इक्वल या इक्विवेलेंट या तुल्यांक होने चाहिए, और जब प्रोटॉन्स इस तरह से होते हैं तब उन्हें हम होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। तो आइए अब हम एनएमआर सिग्नल्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। शुरू में हम बहुत ही इजी एग्जांपल्स ले रहे हैं, लेकिन लास्ट स्लाइड में कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन। इसमें हम नंबर ऑफ सिग्नल्स देखें तो ये CH3 और CH3 इन दोनों का ही एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। यह C डबल बॉन्ड के O के दोनों साइड में लगे हुए हैं, अतः यह इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। इनको A से प्रदर्शित किया गया है, यानी इसमें एसीटोन अणु में केवल एक एनएमआर सिग्नल आएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन को देखते हैं। इसमें भी चारों मिथाइल ग्रुप्स बिल्कुल एक से हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनका वातावरण बिल्कुल सेम है, अतः यह भी एक एनएमआर सिग्नल देगा। एक और लेते हैं डाइब्रोमोइथेन। तो इसमें देखिए CH2 और CH2 ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों से ही Br जुड़ा हुआ है। यदि हम इस तरह से देखें कि इस कार्बन के एक तरफ CH2 है और दूसरी तरफ Br है, तो इस CH2 के भी एक तरफ CH2 और एक तरफ Br है, अतः ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे और यह सिंगल सिग्नल देंगे। साइक्लोब्यूटेन में देखें तो प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन्स हैं और ये बिल्कुल एक से हैं, इसलिए यह सिंगल प्रोटॉन देंगे। साइक्लोहेक्सेन में भी ये सारे प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन हैं और ये बिल्कुल एक से हैं, इसलिए यह सिंगल सिग्नल देगा।
आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो 2 सिग्नल्स देते हैं, जैसे मिथेनॉल। इसमें कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एक अलग प्रकार का है और ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एक अलग प्रकार का है। अतः ये दो अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे, या अतः यह दो NMR सिग्नल्स देंगे। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये CH3 और ये CH3 ये एक से हैं, अतः ये सिंगल सिग्नल देंगे। और नाइट्रोजन से जुड़ा प्रोटॉन या हाइड्रोजन ये अलग प्रकार का है, इसलिए अलग सिग्नल देगा। अब लेते हैं 1,1 डाइब्रोमोइथेन। इसमें ये CH3 एक सिग्नल देगा और ये CH दूसरा सिग्नल देगा। डाई इथाइल ईथर लेते हैं। सॉरी, इसमें CH2 और CH2 ये एक प्रकार के हैं, अतः एक सिग्नल देंगे। और ये CH3 और ये CH3 एक प्रकार का है, अतः दूसरा सिग्नल देगा। मेसिटाइलिन में तीनों CH3 एक प्रकार के हैं, अतः एक सिग्नल देगा। और ये तीनों हाइड्रोजन्स दूसरे प्रकार के हैं, इसलिए दूसरा हाइड्रोजन देगा। पैराजाइलिन में ये दूसरा CH3 लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये दोनों CH3 एक सिंगल सिग्नल देंगे और ये चारों हाइड्रोजन्स अलग प्रकार के होंगे, अतः अलग प्रकार का सिग्नल देगा। यानी कुल मिलाकर 2 NMR सिग्नल्स आएंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें 3 NMR सिग्नल्स आते हैं, जैसे इथाइल अमीन। इसमें मिथाइल ग्रुप का एक सिग्नल आएगा, CH2 वाले प्रोटॉन का दूसरा सिग्नल आएगा और NH2 वाले का एक अलग सिग्नल आएगा। एन प्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं, एक मिथाइल ग्रुप का, एक ये CH2 का, एक इस CH2 का एक सिग्नल आएगा। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि ये दोनों CH2 अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इस CH2 के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन है, जबकि इस CH2 के एक तरफ CH2 ग्रुप और दूसरी तरफ Cl है। या हम ये कह सकते हैं कि इस CH2 के एक तरफ मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ CH2 ग्रुप है, और जबकि इस CH2 के एक तरफ CH2 और दूसरी तरफ Cl है, अतः यह CH2 और यह CH2 दो अलग अलग सिग्नल देंगे। आइए अब आते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पर। तो ये CH3 और ये CH3 समान है, तो एक सिग्नल आएगा। इस CH का दूसरा सिग्नल आएगा और इस OH का एक अलग सिग्नल आएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 3 NMR सिग्नल्स आएंगे। प्रोपेनल्डिहाइड, CH3 का एक सिग्नल, CH2 का दूसरा सिग्नल और CHO प्रोटॉन का एक अलग सिग्नल आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 3 NMR सिग्नल्स आएंगे। डाई इथाइल सक्सीनेट लेते हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से हम इसको मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स यहाँ होंगे, जितने प्रकार के बिल्कुल सिमिलर प्रोटॉन्स ही ये हैं, तो हम एक तरफ के निकाल लेते हैं। ये CH2 एक सिग्नल देगा, ये CH2 दूसरा सिग्नल देगा और ये CH3 तीसरा सिग्नल देगा, और बिल्कुल ये सिमिलर है, इसलिए कुल मिलाकर 3 NMR सिग्नल होंगे। यहाँ फिर मैं बता दूं कि ये CH2 और ये CH2 अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इस CH2 के एक तरफ CH2 जुड़ा है और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, जबकि इस CH2 के एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइए अब लेते हैं इथाइल बेंजीन। इसमें ये बेंजीन के पांचों हाइड्रोजन्स एक से होंगे, यानी एक सिग्नल देंगे। एक सिग्नल CH2 का आएगा और एक सिग्नल CH3 का आएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 3 NMR सिग्नल्स। आइए अब लेते हैं पैराक्लोरोटोल्यूइन। इसमें ध्यान दें, इसमें एक सिग्नल तो आएगा CH3 का, और ये दोनों सिग्नल्स यानी ये दोनों को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, ये एक से होंगे, यानी दूसरा सिग्नल आएगा। और ये दोनों प्रोटॉन्स जो है वो बिल्कुल अलग होंगे, इसलिए इससे तीसरा सिग्नल आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोटॉन के एक तरफ Cl है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और इस प्रोटॉन के एक तरफ CH3 है
और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो यानी ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन से भिन्न होगा, अतः एक सिग्नल इस CH3 का, एक सिग्नल इन दोनों प्रोटॉन्स का और एक सिग्नल इन दोनों प्रोटॉन्स का होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें 4 NMR सिग्नल्स आते हैं, जैसे इथॉक्सी एसिटिक एसिड। इसमें एक सिग्नल इस CH3 का आएगा, एक इस CH2 का आएगा, एक इस CH2 का आएगा और एक COOH का आएगा। फिर से बता दें हम कि ये CH2 इस CH2 से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इस CH2 के एक तरफ CH3 है और एक तरफ ऑक्सीजन है, और इस CH2 के एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ C डबल बॉन्ड O है। अतः कुल मिलाकर संकेतों की संख्या 4 होगी। अब लेते हैं N प्रोपाइल फॉर्मेट। ये N प्रोपाइल फॉर्मेट है, तो एक NMR सिग्नल इसका, एक NMR सिग्नल इसका, एक NMR सिग्नल इसका और एक NMR सिग्नल इसका। फिर से बता दें, ये CH2 और ये CH2 भिन्न है, क्योंकि इस CH2 के एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ CH2 है और इस CH2 के एक तरफ CH2 और एक तरफ CH3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोएनिलीन। नाइट्रोएनिलीन में एक सिग्नल आएगा NH2 ग्रुप का, एक आएगा इस प्रोटॉन का, एक आएगा इस प्रोटॉन का, एक इस प्रोटॉन का और एक इस प्रोटॉन का। यानी ये सारे प्रोटॉन भिन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन के एक तरफ NH2 है, एक तरफ NO2 है। इस प्रोटॉन के एक तरफ H है और एक तरफ NO2 है। इस H के दोनों तरफ H है और इस H के एक तरफ H और एक तरफ NH2 है। अतः इसमें प्रत्येक प्रोटॉन भिन्न है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 NMR सिग्नल्स आएंगे। आइए अब हम कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स लेते हैं। ये तो हमें स्ट्रक्चर से ही दिख जाएंगे कि कितने NMR सिग्नल्स हैं, लेकिन जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो तो हमें उसका स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है और उसके बाद हम निकाल पाते हैं कि उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड, यानी जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है। जैसे प्रोपीन। प्रोपीन में यदि हम इसका मॉलिक्यूल इस प्रकार से लिखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक इसका सिग्नल आएगा, एक इसका सिग्नल आएगा और एक इसका सिग्नल आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए? 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। लेकिन यदि इसको हम खोल कर लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें आप देखें कि एक तो CH3 का सिग्नल आएगा, एक इस CH का सिग्नल आएगा और एक इस CH का और एक इस CH का। अब ये दोनों जो हाइड्रोजन्स है या प्रोटॉन्स है ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि इस प्रोटॉन के सिस में CH3 ग्रुप है और इस प्रोटॉन के सिस पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये दोनों प्रोटॉन भिन्न भिन्न होंगे, इनका अलग अलग सिग्नल आएगा। यानी कुल मिलाकर संकेतों की संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार हम यदि यहां सिनेमिक एसिड देखें तो इन पांचों प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा। ये दोनों एक से प्रतीत हो रहे हैं लेकिन नहीं, भिन्न है। एक इसका सिग्नल आएगा, एक इसका सिग्नल आएगा और एक इसका सिग्नल आएगा। यानी कुल मिलाकर 4 NMR सिग्नल्स आएंगे। विनाइल क्लोराइड लेते हैं। विनाइल क्लोराइड का यदि इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाए तो ये एक सिग्नल इसका आना चाहिए और एक सिग्नल इसका, यानी संकेतों की संख्या 2 होनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसे खोल कर लिखें तो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन भिन्न है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन Cl के सिस है, जबकि ये वाला प्रोटॉन Cl के ट्रांस कह दें या हम कह दें कि प्रोटॉन के सिस पोजीशन पर है। अतः इन दोनों प्रोटॉन का अलग अलग सिग्नल आएगा और कुल संकेतों की संख्या हो जाएगी 3। क्रोटोनेल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें CH3 H CH CHO, यानी एक सिग्नल इस CH3 का, एक H का, एक इस H का, एक
CHO का, यानी कुल संकेतों की संख्या हो जाएगी 4। लेकिन हम यदि यहां पर देखें आइसोब्यूटाइलीन में, इसको यदि हम खोलकर लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा। यहां पर ये दोनों प्रोटॉन्स सेम हैं। क्यों? क्योंकि इसके सिस पोजीशन पर CH3 है और इसके भी सिस पोजीशन पर CH3 है, अतः ये दोनों सिमिलर होंगे और कुल संकेतों की संख्या हो जाएगी 2। यानी हम कुल मिलाकर हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि यदि कहीं डबल बॉन्ड हो तो आप उस मॉलिक्यूल को खोल कर लिखें और देखें कि प्रोटॉन्स कौन कौन से समान हैं और कौन कौन से विपरीत या हेट्रो है। अब हम लेते हैं कुछ और प्रकार के कंपाउंड्स। यदि हम साइक्लिक कंपाउंड्स में संकेतों की संख्या निकालना चाहें तो होमोटोपिक प्रोटॉन्स हो सकते हैं या हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स हो सकते हैं। हेट्रोटॉपिक में फिर से 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनेंशियोटोपिक या डाइस्टीरियोटोपिक। अब हम इनको पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम बताना चाहेंगे होमो माने सिमिलर। सिमिलर है, इसको पता लगाने के लिए हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। जैसे वाटर, तो सबसे पहले हम बता दें, हालांकि यहाँ हम इस डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के तहत आता है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वह एक्सिस जिसके अलोंग 360 डिग्री मॉलिक्यूल को घुमाया जाए तो वह 2 बार एक सा प्रतीत हो, यानी एक बार में 180 डिग्री घुमाने पर वो एक सा प्रतीत होना चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल में देखें कि इसके अलोंग यदि हम इस मॉलिक्यूल को घुमाएं तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा और ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा और मॉलिक्यूल बिल्कुल एक सा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं H2O में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है तो उसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो होमोटोपिक होंगे। खैर, इसमें हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि होमोटोपिक है तो हमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। अब हम लेते हैं हेट्रोटोपिक को। इसको हमने बताया 2 प्रकार के होते हैं, इनेंशियोटोपिक और डाइस्टीरियोटोपिक। तो इस दोनों को देखने के लिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी सबसे पहले हम मॉलिक्यूल में देखेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि है तो होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे ही। यदि C2 एक्सिस नहीं है तो हम उसमें देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यदि उस प्लेन ऑफ सिमेट्री से जो प्रोटॉन्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इनेंशियोटोपिक होंगे और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो डाइस्टीरियोटोपिक होंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने लिया है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में यदि इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये हो जाएगा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें और इसमें। अब आप ये देखिए कि ये जो C हाइड्रोजन जिस पे C लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये वाले हाइड्रोजन के मिरर इमेज है। इसी प्रकार से ये जो D हाइड्रोजन है ये इस वाले के बिल्कुल मिरर इमेज लग रहा है। तो ये दोनों आपके हाइड्रोजन्स कौन से हुए, इन्हें हम कहेंगे इनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ये वाला इस जैसा होगा, यानी हम दोनों पर C लिख देंगे, और ये वाला इस जैसा होगा इसलिए हम इस पर D लिख देंगे। अब आप ये वाले इस हाइड्रोजन को देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से बाइसेक्ट कर रहा है यानी कट रहा है। तो यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हमारा डायस्टीरियो आइसोटोपिक हाइड्रोजन होगा। डायस्टीरियो आइसोटोपिक हाइड्रोजन हमेशा डिफरेंट होता है, उसमें हम अलग, उसका एक अलग सिग्नल आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये CH3 का सिग्नल आएगा, एक ये दोनों एक से हैं, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, और ये दोनों एक से हैं इसलिए अलग सिग्नल आएगा, और एक सिग्नल इसका आएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा है, डायस्टीरियोटोपिक। यदि कुल मिला के सिग्नल्स की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार इसमें 4 सिग्नल्स आएंगे।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये कुछ इसी प्रकार से होगा। इसमें आप देखिए कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है। तो ये जो HC वाला प्रोटॉन होगा ये तो होगा डायास्टीरियोटोपिक, और ये जो दोनों हैं और ये दोनों हैं जो जिनको हमने D से या E से रिप्रेजेंट किया है, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों होंगे इनेंशियोटोपिक। तो होमोटोपिक और इनेंशियोटोपिक, ये दोनों हाइड्रोजन तो सिमिलर यानी एक ही सिग्नल देंगे, लेकिन डायस्टीरियोटोपिक जो हाइड्रोजन होंगे वो अलग सिग्नल देता है। तो इस प्रकार से एक सिग्नल इस CH3 का, एक सिग्नल CH2 का और एक सिग्नल डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन का, और ये दोनों अलग अलग सिग्नल होंगे किसके, इनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन के। यानी कुल मिलाकर इसमें हो गए 5 NMR सिग्नल्स। आइए देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में चारों CH2 ग्रुप एक से हैं, इसलिए सिंगल NMR सिग्नल आता है। लेकिन यदि हम इसमें ये इथाइल साइक्लोब्यूटेन देखें तो आप देखिए ये वाला जो लाइन है ये क्या होगी, हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये जो HC है ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, डायास्टीरियोटोपिक। और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन दो दिख रहे हैं ये भी डायास्टीरियोटोपिक होंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री से बाइसेक्ट हो रहे हैं। जबकि ये दोनों हाइड्रोजन जिनको हमने D और E से रिप्रेजेंट किया है, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यानी मिरर इमेज बना रहे हैं, इसलिए ये इस जैसा होगा, ये इस जैसा होगा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन जिनको हमने F और G से रिप्रेजेंट किया है ये डिफरेंट होंगे। इसी प्रकार से ये जो C से रिप्रेजेंट किया है ये डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, A, B, C, D, E, F, G, यानी कुल संकेतों की संख्या हो जाएगी 7। यानी देखिए साइक्लोब्यूटेन में एक हाइड्रोजन को हमने इथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है तो ही संकेतों की संख्या बढ़कर 1 से 7 हो जाती है। साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में कुल सारे CH2 एक से है, इसलिए एक NMR सिग्नल आएगा। लेकिन यदि हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लें, ये देखिए ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो इसमें ध्यान से देखिए ये हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये हम खड़ी एक लाइन खींच दें तो ये हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये वाले हाइड्रोजन्स B, C, E और D से जो हमने रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल ऐसे ही इधर है B, C, D और E। तो ये वाले हाइड्रोजन्स कैसे कहलाए जाएंगे, इनेंशियोटोपिक। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या मिरर इमेज बना रहे हैं। और आप इधर देखिए H, F और G ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाले हाइड्रोजन होंगे हमारे डायास्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन। और डायास्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन भिन्न होते हैं, इसलिए सबको अलग अलग नंबर दिया जाएगा। यानी CH3 का A हो जाएगा, इसका H हो जाएगा, इसको F दिया है और इसको G दिया है, इसलिए कुल इस प्रकार संकेतों की संख्या हो जाएगी 8। तो हमें विशेष तौर से क्या ध्यान देना है कि यदि किसी में डबल बॉन्ड हो या किसी में कायरल सेंटर हो यानी ऑप्टिकल आइसोमर हो, तो हमें इनेंशियोटोपिक और डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन्स को पहचान कर संकेतों की संख्या का अनुमान लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम संकेतों की संख्या यानी नंबर ऑफ सिग्नल से हम यह पता लगा सकते हैं कि अणु में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। थैंक यू। और ये है आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर से मैच करें।